हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी का पार्ट 2। और मेंटल एबिलिटी का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और आज जो पार्ट्स है आप देख रहे हैं लॉ एंड पीसेस, यानी कि लॉ पीसेस यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था। तो क्या है कानून, क्या है शांति और क्या है व्यवस्था, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स मिल सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे हमारे पास पीवाईक्यू आए थे और कैसे फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? कानून, शांति और व्यवस्था में। इसमें सर कानून, शांति और व्यवस्था में। तो आज हम समझेंगे कानून क्या है, शांति क्या है और व्यवस्था क्या है। इन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके पीवाईक्यू को भी हम हल करेंगे, ताकि हम फ्यूचर्स में जो हमारे पास 60,000 वैकेंसीज हैं प्लस कांस्टेबल्स की और 927 वैकेंसी ऑलरेडी यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उनको भी भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक एलिजिबिलिटी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट कम से कम ओ लेवल होना चाहिए। और फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी साल में 2024 में एक नया गिफ्ट और मिलेगा, जिसमें लगभग 8 से 10,000 वैकेंसीज आने वाली है यूपीएसआई की। तो आप बिल्कुल भी ना दें और आप याद रखें कि जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट्स है यह आपको 18 से 20 मार्क्स गेन कराने की क्षमता रखता है। तो आप बिल्कुल भी जुड़े रहें और कहीं इधर उधर मत जाए। तो चलिए आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो आज हम लोग वीडियो पार्ट पढ़ेंगे वो सर दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने बता दूं कि मैंने पहले यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक था पीआईएल वो ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है और आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरे टॉपिक्स की, तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कानून एवं शांति व्यवस्था। तो हम लोग देखेंगे क्या है कानून, क्या है शांति और क्या है व्यवस्था। इन तीनों की चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से थर्ड टॉपिक है आपको ने देखा सांप्रदायिक सद्भाव और चौथा टॉपिक है अपराध नियंत्रण, पांचवा टॉपिक है विधि का शासन यानी कि रूल्स ऑफ लॉ। तो ये सारे टॉपिक्स 13 टॉपिक्स हैं और हम इसे 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, जिसमें से मैंने पहला टॉपिक पीआईएल ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कानून एवं शांति व्यवस्था। अब अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर 2 आ चुका है, कानून एवं शांति व्यवस्था। तो क्या है कानून, क्या है शांति और क्या है व्यवस्था, इसके बारे में समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो कानून के बारे में समझे तो कानून एक्चुअल में क्या है। कानून एक ऐसा रूल्स है जो इंसान को सही तरीके से नियंत्रित रखता है। क्या करता है सर? नियंत्रित रखता है, कोई भी किसी तरीके का अपराध ना कर सके। अगर आपने देखा होगा कि कभी भी कानून की बात करें तो आपने खेल देखा होगा जिसमें बहुत सारे लोग खेलते भी हैं इसको, और इस खेल की बारे में बात करी जाएगी। तो अगर हम इस खेल के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे ये काम करता है। तो अगर अब हम बात करें तो आपने देखा कि ये जो कानून व्यवस्था है ये कैसे काम करता है। तो आपने एक खेल देखा होगा और खेल है वो सर चेस का। किसका खेल है सर? चेस का खेल है वो चेस का। तो चेस के खेल में आपने देखा होगा कि अलग अलग गोटियां होती हैं, जैसे कि सबसे छोटी गोटी जो होती है वो सर प्यादे की होती है और प्यादे की गोटी हमेशा क्या चलती है सर? एक घर चलती है। उसी तरीके से अगली गोटी की बात करें हम लोग तो ऊंट की गोटी होती है और ऊंट की गोटी हमेशा कैसे चलती है सर? तिरछी चलती है। उसके बाद से अगली गोटी की बात करें हाथी की, तो हाथी हमेशा कैसा चलता है सर? सीधा चलता है। जबकि अगर मैं बात करूं घोड़े की तो घोड़ा कैसे चलता है सर? ढाई घर चलता है। और उसके बाद से वजीर या रानी की बात करें हम तो वह कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, सिवाय घोड़े की चाल को वो नहीं चलता है। ढाई घर नहीं चलेगा, इसके अलावा वो सीधा भी चलेगा, तिरछा भी चलेगा, एक घर भी चलेगा, दो घर भी चलेगा, कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं है। और सेम चीज राजा के साथ भी होती है। राजा लेकिन केवल उसके पास रेस्ट्रिक्शन होता है, वह केवल एक घर चलेगा लेकिन किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन ढाई घर नहीं चल सकता। तो आपने देखा कि कुछ चेस के रूल्स है, रेगुलेशंस है, और ये रूल्स और रेगुलेशंस अगर आप बनाए रहते हैं तो चेस का खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी रूल्स ब्रेक किया, अगर आपने कहीं भी रूल्स ब्रेक किया तो निश्चित रूप से आप उस खेल से बाहर हो जाएंगे। सेम चीज आपके साथ भी है कि सर जो हमारे कानून है वो एक प्रकार से देखे जाए तो क्या है सर? रूल्स है, यानी कि नियम है और कानून बना है। अगर रूल्स में आप चीजें कर रहे हैं तो शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं रूल्स या कानून को ब्रेक किया तो आप किसकी श्रेणी में आ जाएंगे सर?
अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो कानून और शांति व्यवस्था के बीच की एक जो कड़ी है वो अपराधी। अगर कानून और रूल्स सही रेगुलेशन से चलते रहे तो वह डेवलप रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे ब्रेक किया और तो शांति व्यवस्था क्या होगी, भंग होगी, और निश्चित रूप से आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि अपराधी की कैटेगरी में आ जाएंगे। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया हो कि एक्चुअल में जो लॉ है वो क्या है, नियम है। जैसे कि आपने देखा हाथी के ऊपर बैठा महावत, उसके लिए एक डंडा लिए रहता है जिसे हम लोग अंकुश बोलते हैं, वैसे ही सर इंसानों के लिए भी हम लोगों ने कुछ कानून बनाए हैं। और जाहिर सी बात है जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे देश में है, जाहिर नहीं है कि वही कानून और चीजें दूसरे देश में भी लागू हो, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जो कानून हमारे यहाँ वैलिड है, जैसे कि हमारे यहाँ लोग मद्यपान करना या शराब पीना कोई भी गलत काम नहीं माना जाता है अगर आपकी उम्र 21 ईयर से ज्यादा है। अगर आप 21 ईयर से ज्यादा है तो आप अगर शराब पी रहे हैं तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता। लेकिन अगर आप सऊदीया की बात करें तो सऊदीया में अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको दंड की भागीदारी हो जाएगी। तो हर कानून हर देश का अलग अलग है। वैसे ही हमारे देश में हमारे लोगों के सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए जो रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं सर, कानून कहते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो कानून व्यवस्था है क्या, तो आपने देखा किसी भी राज्य, शहर और क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसको सर, अपराधों को कम करना और शांति बनाए रखने का जो काम है वो किसका है सर, कानून व्यवस्था का है। किसका है सर, कानून व्यवस्था का है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में, कहां सर, राज्य है, शहर है, क्षेत्र है, या पूरे इंडिया की बात करें, कहीं पर भी जो शांति बनाए रखने का काम है और अपराधों को रोकने का काम है वो किसका है सर, कानून व्यवस्था का है। मैंने अभी आपको समझाया, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमारी जो देखिए तीन चीजें हैं, कानून का काम क्या है एक्चुअल में, अगर हम देखें तो कानून के मुख्यतः तीन काम है। पहला काम क्या है कि वह शांति बनाए रखे, दूसरा काम है कि वह हमारे अपराध जो हो रहे हैं हमारे समाज में उस अपराधों को कम करे, और तीसरा उसका जो मुख्य काम है वो क्या करे, हमारी जो देश की जनता है, जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ये तीन इंपॉर्टेंट काम है हमारे रूल्स और रेगुलेशंस के, यानी कि हमारे काम के। अब आगे अगर हम बात करें, अक्सर जहां कहीं भी राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है कहीं भी राजनीतिक सामाजिक बवाल या टकराव होता है या फिर तनाव को माहौल हो जाता है तो कानून व्यवस्था पर क्या हो जाएगा सर, संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कहीं पर भी हम लोग अगर ध्यान दें कि कहीं पर भी राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई बवाल हो रहा, बलवा हो रहा, दंगा हो रहा, उन सभी चीजों को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है सर, कानून के पास है, यानी कि कानून व्यवस्था के पास। और कानून व्यवस्था का काम मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था का काम क्या है सर, शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना, और जो नागरिक लोग हैं, जो हमारे समाज में लोग रहते हैं, उस सामाजिक लोगों की कहीं ना कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी या बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस वर्क है। ये किसका है सर, कानून का काम है, यानी कि कानून व्यवस्था का काम है। अब आगे अगर हम बात करें, अर्थात किसी क्षेत्र में अशांति या हिंसा होना भी कानून व्यवस्था की ही संकट पर खड़ा करता है। अगर कहीं पर अशांति हो रही है, हिंसा हो रही है, तो ये सारी चीजें भी किसके लिए है सर, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक उंगली उठाती है। तो आपको याद रखना है कि कानून व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है और हमें इसको फॉलो करना होगा और फुलफिल करना होगा। अगर हम इसको कहीं भी ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपराधी की श्रेणी में आएंगे, और अपराधी होंगे तो जाहिर सी बात है शांति व्यवस्था क्या होगी सर, भंग होगी। तो ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था सामाजिक तौर पर क्या होती है सर, महत्वपूर्ण होती है। जाहिर सी बात है सर, रूल्स और रेगुलेशंस किसी भी खेल के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो खेल अच्छी तरीके से सुचारू रूप से नहीं रहेगा। वैसे ही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है कानून व्यवस्था, यानी कि जो सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, यानी कि समाज को जो हम अच्छे तरीके से अगर चलाना चाहते हैं, या रूल्स या कह सकते हैं अगर खेल को अच्छे तरीके से खेलना चाहते हैं तो वहां पर रूल्स का होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही अगर हम समाज को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है।
यह अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है सर, अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो कभी भी ना तो अच्छा माहौल होगा, ना अच्छा समाज बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा खेल खेलना है तो हमें सारे के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। आगे देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है सर? पुलिस के कंधों पर है। तो ये बात याद रखना है, हमेशा याद रखेंगे कि कानून व्यवस्था की जो बनाने की जिम्मेदारी है वो किसके अंतर्गत है सर? पुलिस के कंधों पर है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है और पुलिस के कंधों पर इस पूरी जिम्मेदारी की है, जिससे वह राज्य और शहरों और क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रख सके, अपराधों को कम कर सके और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय न बर्बाद करते हुए। अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या क्या है? तो सबसे पहले तो समझिए, भारत का गृह मंत्रालय देश की आर्थिक सुरक्षा के जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है। तो अगर मैं बता दूं, जो देश का गृह मंत्रालय है वो किसके लिए सर? आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या जो मामले हैं उनके लिए क्या है सर? पूरी तरीके से उत्तरदायी है या जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बात करूं तो जितनी भी चीजें हैं कानून के थ्रू, तो वो किसके लिए है सर? कहीं ना कहीं जो पूरे देश में कोई भी तरीके का कोई भी बवाल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या शांति व्यवस्था नहीं बनी हुई है, तो उसके लिए पूरी तरीके से गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून अधिनियम करता है। तो अगर आपको बात बताएं कि आपराधिक न्याय प्रणाली का मतलब है कि किसी ने कोई अपराध कर दिया और उस अपराध को कम करने या उस अपराध को रोकने या उस अपराधी को सजा दिलाने का काम जो करता है वो कानून व्यवस्था ही करता है। आगे बात करें, देश में पुलिस वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखिए, पुलिस बल का काम क्या है? जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो समाज में शांति व्यवस्था है, उसे बनाए रखना, प्लस अपराधों को कम करना, प्लस जो अपराधी है या जिसने कोई अपराध कर लिया है तो उस अपराध का कौन जिम्मेदार व्यक्ति है या किसने यह अपराध किया है, इस जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना भी काम किसका है सर? पुलिस विभाग का है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। अब आगे अगर हम बात करें तो भारत में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपना अपना अलग पुलिस बल है। बात बहुत सही बात कह रहे हैं कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका क्या है? अलग अलग पुलिस बल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं यूपी पी, बिहार पी, मध्य प्रदेश पी या एमपी पी, राजस्थान पी या पंजाब पी या हरियाणा पुलिस, तो सब पुलिस अलग अलग है और उनका सबकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है सर? राज्य की है। राज्य की हमेशा याद रखिएगा सर, जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, यानी कि जो पुलिस में जो जिनका इंटरफेयर होता है वो किसका होता है सर? राज्य सरकार का होता है। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो पुलिस है उसमें जो शासन होता है या जिसमें जो जिनके क्षेत्र अधिकार में आता है वह निश्चित रूप से कौन है सर? केंद्र सरकार है। तो ध्यान रखना, राज्यों के पुलिस के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो राज्यों के पास, किसके पास सर? राज्यों के पास ही पुलिस जिम्मेदारी है। क्या किसकी? कहीं ना कहीं जो राज्य है उनकी पुलिस की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि पुलिस व्यवस्था अपने सही से काम कर सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है ये बात को आपको। कौन सी नंबर की सूची? जो सर 7 नंबर की सूची है, ये जो है 7 नंबर की जो सूची है ये क्या करती है? पुलिस, किसको सर? पुलिस और लोक व्यवस्था। पुलिस और लोक व्यवस्था किसका विषय है सर? राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। लेकिन केंद्र शासित जो पुलिस होती है, केंद्र शासित राज्यों की जो पुलिस होती है वो केंद्र का विषय हो जाता है। लेकिन जो राज्य ये जो सूची है, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो नॉर्मल प्रदेश है, सेपरेट स्टेट है, तो अगर मैं बात करूं जो सेपरेट स्टेट है उनके जो पुलिस की कार्रवाई है या उसमें पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है सर? कहीं ना कहीं 7वीं अनुसूची में लिया गया और भारतीय संविधान। और किसकी जिम्मेदारी है सर? पुलिस या लोक व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है सर? राज्य की। अपराध रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार और खासकर पुलिस को दी गई है। तो ये बात याद रखिए, सबसे पहला काम क्या है सर? पुलिस व्यवस्था। तो कानून जो है वो एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें क्या है सर? पुलिस व्यवस्था है। और पुलिस व्यवस्था का काम क्या है सर? अपराध को रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाना, यानी कि अभियोजन का मतलब मुकदमा चलाना कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है। और उसको इसका ये जो मुख्य जिम्मेदारी है वो किसकी है सर? राज्य सरकारों की है। इसीलिए जो राज्य जो सेपरेट स्टेट है उसमें जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी राज्य गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट
कुछ चीजों पर उनकी मदद करती है, किसकी, राज्य गवर्नमेंट की। और आगे अभी हम लोग उसको भी जानेंगे कि क्या क्या मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट की, ताकि वह पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती रहे। आगे अगर हम बात करें तो संविधान के मुताबिक ही केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण को अस्त्र शस्त्र, संचार, उपसंस्करण, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य को सरकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पर आपको बात करूं तो देखिए, जो राज्य सरकार है पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है सर, राज्य सरकार के कंधों पर है, किसकी, कानून व्यवस्था की और पुलिस की। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। मैंने अभी अभी ये बात बोली कि कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है किसकी, राज्य सरकार की, ताकि वो आज जो कानून व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चला सके। और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही केंद्र सरकार उसकी किस किस रूप में मदद करती है, कहीं ना कहीं उसको अस्त्र शस्त्र देती है, संचार देती है। अगर कभी भी कोई भी नई चीज आ जाती है तो उसका भी प्रशिक्षण का इंतजाम भी केंद्र सरकार करती है। जैसे अगर आप देखें तो आजकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्राइम है या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अपराध है वो साइबर क्राइम है, जो नॉर्मल पुलिस वालों को नहीं पता होता। इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हमारी क्या करती है सर, केंद्र सरकार करती है। और नए नए बंदों को जो IIT में जो जिनको कंप्यूटरीकृत का नॉलेज है, यानी कि कंप्यूटर्स का नॉलेज है अच्छा, और वो इन सभी विभागों पर क्या कर रही है, ऐड ऑन कर रही है, ताकि जो पुलिस व्यवस्था है वो अच्छी हो सके। और राज्य गवर्नमेंट की इसमें वो क्या करती है, हेल्प भी करती है। तो ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहां पर 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, याद रखना है कि जो कानून व्यवस्था है यानी कि जो पुलिस व्यवस्था है वो संविधान की, भारतीय संविधान की सूची अनुसूची 57 से लिया गया है। और दूसरा याद रखना है कि जो हमारे पास पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है वो किसके अंतर्गत होती है सर, राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। और लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। लेकिन राज्य सरकार के पास जिम्मेदारी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार उसकी हेल्प करती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखे। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कानून व्यवस्था में एनसीआरबी की भूमिका क्या है। अब देखिए एनसीआरबी, अब देखिए यहां पर हमें फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है। और फुल फॉर्म कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता। फुल फॉर्म जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मेंटल एबिलिटी जो है, कौन सी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रीजनिंग के साथ भी आएंगे और मैथ्स के साथ भी आएंगे। अगर आप रीजनिंग का लॉजिक और मैथ्स की कैलकुलेशंस को सही तरीके से यूज करें तो निश्चित रूप से जितने भी आपके पास फुल फॉर्म है किसी भी नाम के वो आप निकाल सकते हैं। तो लॉजिकली और कैलकुलेशन करके, यानी कि मैथ्स में क्या होता है कैलकुलेशन और रीजनिंग में क्या होता है लॉजिक, तो लॉजिक और कैलकुलेशन को अगर आप मिक्स करें तो मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी का बेसिक काम वही है कि आपकी जो कैलकुलेशन है और जो आपका तार्किक ज्ञान है उसका सही तालमेल है या नहीं। और इसी चीजों को चेक करने के लिए वास्तविकता में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जो पूछ रहा एनसीआरबी, तो एनसी का आरबी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एन का मतलब तो देखिए सर नेशनल, क्या होता है सर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। और सी का मतलब बात करें तो यहां पर होता है सर क्राइम, क्राइम बोले तो अपराध। और आर का मतलब होता है रिकॉर्ड और बी का मतलब होता है सर ब्यूरो। यानी कि एन का मतलब क्या हुआ नेशनल और सी का मतलब क्या हो गया सर क्राइम और आर का मतलब हो गया रिकॉर्ड और बी का मतलब हो गया ब्यूरो। यानी कि अगर मैं एनसीआरबी की फुल फॉर्म की बात करूं तो आपको ध्यान देना है तो इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपको मैं बता दूं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी। अब एनसीआरबी क्या है सर, गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। किसकी मंत्रालय की सर, गृह मंत्रालय की। आपको ध्यान देना है कि गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है कौन, एनसीआरबी। और जिसका काम है जो अपराधों को क्या करती है, बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की राज्य सरकार की सहायता करती है। और राज्यों को अपराध संबंधी आंकड़े जुटाने में, रिकॉर्ड का मतलब ही होता है आंकड़े जुटाने और उसका विश्लेषण करने का कार्य करती है।
तो कानून व्यवस्था में अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने और केंद्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसियों की राज्य कानून प्रवर्तन की सुविधा में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एनसीआरबी का मतलब आप देख रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, और उसके बाद से मैंने आपको यह भी बताया कि इसका जो काम है ये क्या है, गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, और यह अपराध को कम करने और अपराधियों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की क्या करती है, हेल्प करती है। अब आगे हम बात करें ब्यूरो की एक परियोजना यथा अपराध अपराधी सूचना प्रणाली CCIS। तो देखिए CCIS का फुल फॉर्म समझिए। तो C का मतलब यहां पर क्या है सर, क्राइम, और C का मतलब दूसरे C का मतलब है क्रिमिनल, और तीसरे C का मतलब SI का मतलब है इंफॉर्मेशन, और S का मतलब है सिस्टम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्राइम, क्रिमिनल, इंफॉर्मेशन, सिस्टम, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, क्राइम, क्रिमिनल, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, यानी कि अपराध अपराधी सूचना प्रणाली के तहत पूरे देश में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो जिला, तो देखिए जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया एनसीआरबी का फुल फॉर्म। तो यहां पर मैंने देखिए एन से दिमाग लगाया और बोला कि नेशनल, और सी से बचा क्राइम, और आर से बना रिकॉर्ड, और बी से बना ब्यूरो। तो ये क्या है, गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। वैसे ही हमने आपको अगला देखिए पॉइंट बताया CCIS, यानी कि क्राइम, क्रिमिनल, इंफॉर्मेशन, सिस्टम। और इसी तरीके से एक और चीज बनी है DCRB। तो ये क्या बना सर, डी। तो डी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट, और सी का फुल फॉर्म है क्राइम, आर का फुल फॉर्म, जैसा कि यहां भी आर का फुल फॉर्म रिकॉर्ड था और यहां भी आर का फुल फॉर्म रिकॉर्ड है, और यहां पर बी का काम है सर ब्यूरो। तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अब राज्य का मतलब देख रहे हैं यहां पर, यह देखिए, अब देखिए यहां पर DCRB था, यहां पर NCRB था, तो यहां पर NCRB है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहां पर DCRB था तो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और यहां पर देखिए SCRB आ गया, यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और CCIS का मतलब होता है कि क्राइम, क्रिमिनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत पूरे देश में जो जिला रिकॉर्ड्स है, यानी कि DCRB है और SCRB है, इन सभी का काम क्या है सर, कंप्यूटर प्रणाली को स्थापित करना है। तो अभी आप देख रहे हैं CCIS का काम क्या है, ये जो NCRB में आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के जो भी हमारे पास क्राइम का ब्यूरो है, जो भी रिकॉर्ड ब्यूरो है, उस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं सर, CCIS। तो अगर अब हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहां पर, आप बहुत अच्छे से समझे तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मैं आपको एक बता दूं कि यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, NCRB है, और NCRB में हमें चीजों को लिंक करना है। क्या करना है सर, लिंक करना है। तो इसमें क्या काम करेगा, DCRB और SCRB, और इन सभी डेटा को क्या करना, कंप्यूटरीकृत करना है। और इन सभी डेटा को अगर कंप्यूटरीकृत करना है तो इस पूरे सिस्टम को, यानी कि नेशनल के, यानी कि हमारे पास जिले या छोटी जगहों पर जो क्राइम हुए हैं उसको स्टेट लेवल पर अगर हम देखना चाहें, और स्टेट लेवल के क्राइम को हम नेशनल लेवल पर देखने जाएं, तो इन सभी को कंप्यूटरीकृत करने की जो प्रणाली है वो क्या है, CCIS। क्या है सर, CCIS। तो ये पूरी जो प्रणाली है इसको कहते हैं CCIS। CCIS का मतलब हुआ क्राइम, क्रिमिनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इस सिस्टम के तहत नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स के जो क्राइम है उनको सभी को एक जगह कंप्यूटरीकृत करने पर, यानी कि सेंट्रलाइज करने का काम किसका है सर, CCIS प्रणाली का। और इसमें किस किस चीजों को रखा जाता है सर, NCRB को, DCRB को और SCRB को, यानी कि सभी तरीके के छोटे से बड़े अपराधों को कंप्यूटरीकृत करना या सेंट्रलाइज करने का काम किसका है सर, CCIS का। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। और इससे हमको फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई क्राइम लखनऊ में हुआ है और उसे हम इलाहाबाद में देखना चाहते हैं, या उसकी इंफॉर्मेशन या विश्लेषण हम इलाहाबाद में करना चाहते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा काम आपका होगा कि
दूसरा काम आपका क्या होगा कि अगर आपने मान लीजिए यहां पर नेशनल लेवल से अगर वो चीजें अटैच है, तो कोई क्राइम अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो हम उसे कर्नाटका में भी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं और राजस्थान में भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम क्राइम और क्रिमिनल का जो डेटाबेस है वो आसानी से ढूंढ पाएंगे और आसानी से ढूंढने के कारण एक फायदा होगा कि हम आसानी से ढूंढ पाएंगे तो हम उस क्राइम और क्रिमिनल की अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे और उससे हमको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो यह प्रणाली अपराध रोकने का, पता लगाने का तथा सेवा प्रदत्त तंत्रों में सुधार करने के, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराधों को, अपराध से जुड़ी संलिप्त संपत्तियां राष्ट्र की स्तरीय डाटाबेस रखती है, यानी कि डेटाबेस करने का काम, यानी कि कंप्यूटरीकृत काम करना किसका है सर। और ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी सर, देखिए http:/ncrb.gov.in इनकी जो वेबसाइट है वो आप समझना है कौन सी है सर, ncrb.gov.in। यहां से आपको क्या होगा सर, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पर एक और नई चीज आ गई है सर, OCIS। OCIS का मतलब हो गया, O से बन गया सर ऑर्गेनाइजेशन, O से क्या बन गया सर ऑर्गेनाइजेशन, C से बन गया सर क्राइम, I से क्या बन गया सर इंफॉर्मेशन और S से क्या बन गया सिस्टम। NCRB के दिशा निर्देश में स्थापित की जा रही है और विभिन्न अपराधों को संबंधित आंकड़े NCRB की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं और जिसका नाम है ncrb.gov.in। तो अगर अब हम बात करें तो आपने देखा कि ये जो अभी हम लोगों ने सिस्टम बताया था, इसमें हम लोगों ने क्या कहा, CCIS, और इसको हम लोगों ने अभी और क्या बताया, OCIS। क्या बोल सकते हैं सर, OCIS। तो देखिए पहले तो इसको क्या कहा जाता है, क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसकी एक नई संस्था बनाई जा रही है जिस पर हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं NCRB का, यानी इन सभी डेटा का, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास टोटल 5 फुल फॉर्म निकल कर आए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला इंफॉर्मेशन आ गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दूसरा आ गया सर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तीसरा आ गया सर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और चौथा आ गया आपके पास CCIS यानी कि क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और पांचवा आ गया OCIS यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि यह सिस्टम आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता चल गया और इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको किस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, ncrb.gov.in पर। क्लियर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट रहेगी। आगे अगर हम बात करते हैं कानून व्यवस्था में CCIS की सहायक भूमिका, तो CCIS का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी बताया ना, क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए अपराध अपराधी सूचना प्रणाली CCIS के तहत देश के सभी जिलों में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो DCRB, तो देखिए DCRB तो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और अपराध और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ दिया गया है। अब यह प्रणाली अपराधों को रोकने, मैंने पहले ही बताया, उनका पता लगाने, सेवा प्रदत्त तंत्रों में सुधार करने और सहायक है। इसकी मदद से पुलिस और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां अपराध और अपराधियों को अपराध से जुड़ी संपत्ति और राष्ट्र स्तरीय डेटाबेस रखती है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जितनी भी जो क्रिमिनल है या क्राइम करने वाले लोग हैं उनका हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा, ताकि हमें फ्यूचर्स में कभी भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं और आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें गौर से ध्यान से अपने दिमाग पे रखना है। आगे अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था में OCIS की भूमिका क्या है, तो देखिए मैंने अभी आपको OCIS की भी बात करी, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बताया सर, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम की भूमिका है और NCRB के दिशा निर्देशों में संगठित अपराधों के खतरे को प्रभावी ढंग से, यानी कि अगर हम बात करें तो एक अपनी छाप बनाते हुए या एक इंपॉर्टेंस को दर्ज करते हुए निश्चित रूप से यह संगठित अपराध की सूचना प्रणाली है। और अगर अभी हम बात करें OCIS का नाम दिया गया है, OCIS का नाम दिया गया, तो OCIS का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया और आपको मैं फिर से बता देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके तहत विभिन्न अपराधों के संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध होंगे जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में क्या होंगे सर, सहायक होंगे। बिल्कुल सर, सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। तो हम कहीं से पहले क्या होता था कि भाई कंप्यूटर थे नहीं,
जब कंप्यूटर थे नहीं तो क्या होता था, इंफॉर्मेशन जो थी वो धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी। लेकिन अब हमारे पास निश्चित रूप से जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमारे पास अगर हम ध्यान से समझे तो कानून व्यवस्था है और हमारे पास कंप्यूटरीकृत हो गया है। तो हम जितने भी डेटाबेस है, जितना भी क्राइम रिकॉर्ड है या जितने भी क्राइम के रिकॉर्ड्स हैं, उन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम से कानून के तहत उसे हम लोग जोड़ रहे हैं। और कानून के तहत जोड़ने के कारण ही हम उस पर इन सभी चीजों का फोकस कर रहे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे अगर हम बात करें, अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को तभी मजबूत रहेगी जब देश में काम करने वाली हर संस्था अपने अपने कार्यों को, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है सर, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है कि अगर हर संस्थान हर व्यक्ति अपना अपना काम ईमानदारी से करे तो कहीं पर भी कानून व्यवस्था टूटेगी ही नहीं। और जब कानून व्यवस्था टूटेगी नहीं तो कभी भी शांति व्यवस्था भंग नहीं हो सकती। सर जब व्यक्ति अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करता तभी कानून व्यवस्था टूटती है और शांति भंग होती है और अपराधियों का जन्म होता है। अगर हमारे पास कानून व्यवस्था का सभी लोग नियमित रूप से सही तरीके से पालन करें तो कभी भी इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं टूटी तो कभी भी शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी और अपराधियों का कभी भी जन्म नहीं होगा, अपराध का कभी भी जन्म नहीं हो सकता। अपराध का जन्म तभी होता है जब लोग कानून व्यवस्था को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। आगे बात करेंगे कानून के टाइप्स। तो देखिए यहां पर अगर मैं टाइप्स ऑफ लॉ की बात करूं तो टाइप्स ऑफ लॉ दो तरीके के हैं। पहला है कि मौलिक विधि, विधि जो कर्तव्य व अधिकारों की परिभाषा दे और कानून व्यवस्था को सीधा संबंध अपराध है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य अपराधों को समाप्त कर शांति स्थापित करना है। और दूसरा है प्रक्रिया विधि, विधि जो कार्यवाही के प्रक्रम प्रोसीजर को निर्देश करे और जिसका उद्देश्य समझने के लिए यहाँ अपराधों को संक्षिप्त में समझना समाचीन है। तो देखिए बात को समझिए। अभी हमारे पास दो तरीके के हमने आपको बताया कि लॉ होते हैं, यानी कि दो प्रकार के कानून है। एक कानून व्यवस्था ऐसी है जिसमें तुरंत ही दंडित किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आपने देखा कि कहीं पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर नो पार्किंग जोन है और नो पार्किंग जोन है और नो पार्किंग जोन में उसने बताया कि यहाँ पर कार खड़ी करना क्या है सर, मना है, लेकिन फिर भी आपने कार खड़ी कर दी तो पुलिस वाले ने आकर क्या किया, आपकी 500 की पावती बना दी और आपसे 500 रुपए ले लिया और आपको पावती देकर आपको विदा कर दिया। तो ये जो कानून था, ये जो अधिकार थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मौलिक विधि, यानी कि नॉर्मल, यानी कि कोई भी छोटा मोटा क्राइम हुआ उस क्राइम की तुरंत सजा दे दी गई और वो क्राइम को वहीं पर खत्म कर दिया गया। जबकि प्रक्रिया विधि क्या है कि आपने कोई भी अपराध किया है, उस अपराध के लिए आपको दोषी बनाया जा रहा है और अभियुक्त को कहीं ना कहीं अभियोजन के लिए लिए जाया जा रहा है, यानी कि ट्रायल के लिए लिए जाया जा रहा है, या उसका पूरा प्रोसीजर देखा जा रहा है कि वास्तविकता में उसने अपराध किया है या नहीं किया, या उसको जबरदस्ती तो नहीं फंसाया जा रहा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था बनाई गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। तो आपको उम्मीद है कि दोनों तरीके से समझ में आया होगा। वैसे भी मैंने आपको बताया कि ऐसे कानून जिसमें तुरंत व्यवस्था हो, तुरंत आपको चालान काट दिया जाए, तुरंत आपको थोड़ा सा आर्थिक दंड दे दिया जाए, तो ऐसे जो दंड होते हैं इनको हम लोग मौलिक विधि कहते हैं। और जिसमें अभियोजन चलाया जाए या लंबे समय तक आपको जेल में रखा जाए उसको हम लोग प्रक्रिया विधि कहते हैं। आगे बात करेंगे, अपराध की परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों में की गई। जैसे अपराध समाज विरोधी क्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा रूल्स, ऐसा काम जिसमें आप समाज विरोधों का काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से क्या है, जैसे कि आपने देखा कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो अगर उनका कोई हनन करता है तो हमारे पास एक हथियार है, क्या सर, जहिया। क्या हथियार है सर, जहिया। वैसे ही सरकार के पास है कि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई उनको दिक्कत नहीं, आप करें या ना करें, लेकिन मौलिक अधिकारों में आपके पास जो भी चीजें आ रही है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, दुरुपयोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य में है कि कोई अगर अच्छा चौराहा बना हुआ है तो आपकी उसकी सुरक्षा करनी है और उसको किसी तरीके से खराब नहीं करना, उसमें थूकना नहीं है, उसमें कचरा नहीं डालना है। तो ये सब आपके क्या है सर, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस संस्थान को या उस चौराहे को क्षति पहुंचा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कानून को क्या कर रहे हैं सर, भंग कर रहे हैं। और अगर आप कानून को भंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। तो अगर हम बात करें तो आपने देखा कि बिना पर्याप्त कारण के ट्रेन की जंजीर खींचना, गाड़ी खड़ी कर देना, उसी प्रकार दोषी माना जाएगा जिस प्रकार कोई हत्या करने वाला दोषी है। तो आपको ध्यान दे दें
कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको जो भी व्यक्ति ब्रेक करेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा सर, अपराधी होगा। और अपराधी होगा तो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जो अपराध है या अपराधी है वो हमेशा छोटे मोटे जो अपराध होते हैं वो अपराध नहीं है, वो ऐसे ही है। तो सर मैं बता दूं कि चोरी चाहे 10 रुपए की हो, चाहे चोरी 10 लाख की हो, सर अपराध दोनों ही है। बिल्कुल याद रखेंगे सर, अपराध दोनों ही है। आप लोगों ने देखा होगा एक ऐड आता है अक्सर, उस साइड में क्या होता है, एक पूरी फैमिली है और वो फैमिली कहा डाइनिंग टेबल में डिनर कर रही है और डिनर के समय पर आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी माँ उसको खाना देती है, थाली को खिसका देता है। अब जब थाली को खिसका देता है तो उसकी माँ थाली उठाकर ले जाती है, तो वहां पर जितने लोग भी बैठे होते हैं फैमिली मेंबर्स, वो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि तेरे घर से पैसा चुरा के लाया, तेरा पैसा चुराया, ये सॉरी तेरा पैसा लिया, 10 ही रुपए तो लिया, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। उसकी दादी उससे कहती है कि तेरी माँ तो तुझको खाना नहीं देगी, चल तू आकर मेरे साथ खा ले। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चलता रहता है और बहू को सब लोग लताड़ते रहते हैं। लेकिन बाद में जो उस फैमिली का हेड होता है ससुर साहब, वो कहते हैं कि उसने उस बच्चे से कहते हैं क्या है कि उस बच्चे ने 10 रुपए लिए नहीं है सर, 10 रुपए चुराए हैं। और 10 रुपए चुराए हैं, आज 10 रुपए चुराए हैं, कल को बड़ी रकम चुराएगा, 10 लाख चुरा सकता, हत्या कर सकता, न जाने क्या क्या अपराध कर सकता है। मैं इसकी मां की जगह होता तो इसको 2 दिन तक भूखा रखता। तो ये जो बातें हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अपराध है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यानी कि कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला हर एक चीज क्या है सर, अपराध की श्रेणी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून टूटने से सिर्फ और सिर्फ जो चीज होती है वो क्या होती है सर, शांति व्यवस्था भंग होती है। तो अगर अब हम बात करें तो आगे ध्यान रखना है, किंतु साधारण अर्थों में लोग अपराध को हत्या, डकैती और आदि जघन्य अपराधों के कार्य के रूप में मानते हैं। तो सरल शब्दावली में अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य को या चूक को संदर्भित करता है जो लागू होने की किसी भी कानून द्वारा निर्देश हो, जिसे कानून के तहत दंडनीय बना दिया गया हो। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है कि जो कानून के तहत दंडनीय बना दिया गया हो, यानी कि आप कोई भी कानून है, कोई भी अपराध है, या तो छोटा हो या बड़ा, अगर आप कोई भी रूल्स ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसकी श्रेणी में आ जाएंगे सर, अपराधी की श्रेणी में चले जाएंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, भारत अपराध और अपराधी का परीक्षण से निपटने वाले कुछ कानून है। तो बिल्कुल सही है। तो पहला कानून है, आप देखते हैं तो ध्यान रखना है, भारतीय दंड संहिता 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1860 में आया और वो वास्तविकता में, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस सिस्टम है, यानी कि अभी हम लोग पुलिस सिस्टम में पढ़ेंगे, जो पुलिस प्रणाली है वो कहां से ली गई है सर, ब्रिटिशरों से ली गई है। और ब्रिटिशरों ने असल में क्या किया कि जो हमारे भारतीय थे उनको धमकाने, डराने और मारने पीटने के लिए पुलिस व्यवस्था की। तो पहले जो कुछ कानून थे उन कानूनों में बदलाव कर उसी प्रणाली, उसी सिस्टम को हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या किया, अपना लिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोर्ट्स में, अब कोई कोर्ट तो गया नहीं होगा कभी, लेकिन मूवी में अक्सर आप लोग देख सकते हैं, कुछ पुलिस वाली मूवी आ रही है आजकल, बहुत सारी मूवी आती है। जैसे नॉर्मल सी बात करें, जॉली एलएलबी 2 की बात की जाए, जॉली एलएलबी की बात की जाए, तो बहुत सारे हैं। तो वहां पर आप देखते हैं जो बड़े बड़े वकील होते हैं, जो बड़े बड़े जज होते हैं, वो भी इन धाराओं का उपयोग करते हैं और बोलते हैं कि आईपीसी धारा, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सीआरपीएफ की ये धारा, तो ऐसा बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपराधिक प्रक्रिया 1973, तो कौन कौन से सर, 3 दंड है, जिसमें से हमारे पास 1860, 1973 और 1872 है। और एक संयम कानून के रूप में जाना जाता है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया में साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया कानून के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में वकील, यहां तक कि शीर्ष आपराधिक वकील भी आपराधिक मामलों से निपटने के दौरान इन कानूनों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, आईपीसी की धारा 1860, आईपीसी की धारा 1973 और 1872, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी धाराएं होती है, मुख्यतः 3 आपराधिक धाराएं होती है, जिसमें 1860, आईपीसी की, 1973 और 1872। सर्वोच्च न्यायालय के वकील भी इसका ध्यान रखते हैं। अब देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 3 प्रकार से क्रिमिनल को टायर करती है। तो देखिए, वारंट केस, सम्मन केस और समरी केस। अब क्या है, वारंट केस क्या है, सम्मन केस क्या है और समरी केस क्या है। तो वारंट केस ऐसे केस की बात की गई है। यहां पर अगर मैं वारंट केस की बात करूं कि वारंट केस क्या है, तो वारंट केस क्या है कि जब आपके पास कोई भी व्यक्ति को जो धारा है,
तो 2 साल से अधिक के कारावास से संबंधित है। तो अगर हम उसको देखें कि 2x के तहत, यानी कि अगर कोई भी बड़ा अपराधी है जिसने कोई ऐसे अपराध किए हैं जिसमें सजा कम से कम 2 साल या उससे अधिक का प्रावधान है, तो ऐसे क्रिमिनलों के लिए वारंट इशू करता है न्यायालय। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्राइम जिसमें कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा को मुकर्रर किया गया हो, ऐसे अपराधियों के लिए न्यायालय या कोर्ट्स कौन सी चीजें यूज करता है सर? वारंट यूज करता है। लेकिन ऐसे केस जो 3 महीने या 2 साल से कम के केस है, उनके लिए जो भी न्यायालय सम्मन जारी करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? सम्मन केस है। तो उसमें यहाँ पर क्या है सर? सम्मन भेजता है। और यहाँ पर जो वारंट भेजता है या सम्मन भेजता है, वो वारंट जो भेजा जाता है वो ऐसे अपराधियों के लिए है जिसकी सजा कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक की हो, ऐसे अपराधियों की। और जो सम्मन उनको भेजा जाता है जिनकी सजा 2 साल से कम हो या 3 महीने से ज्यादा हो। क्लियर हो रही मेरी बात? ऐसे अपराधियों के लिए सम्मन भेजा जाता है और उस सम्मन में आपको जाना होगा और क्लेरिफिकेशन करना होगा अदालत में कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सही नहीं है और इन आरोपों को खारिज किया जाए। ठीक है ना। बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे अगर हम बात करें समरी केस, तो समरी केस क्या है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे आपने कहीं पर सिग्नल तोड़ दिया या बिना हेलमेट के बाइक लगा लिया, चला रहे थे तो आपका चालान हो गया। कहीं पर लिखा है शराब पीना मना, सार्वजनिक स्थल में आप शराब पी रहे थे, या आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी, जैसे ट्रेन खींच दी, आपने चैन खींच दी, तो यहाँ पर जो है इस तरीके के तुरंत आपको चालान काट दिया जाएगा और इस चालान के तुरंत आपसे आर्थिक दंड के रूप में आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके के केस समरी केस कहलाते हैं। यानी कि समरी केस कितने तरीके के? 3 तरीके के, वारंट केस, सम्मन केस और समरी केस। अब आप देखें कानून व्यवस्थाओं की विशेषता है, तो कानून व्यवस्था की विशेषता तो होगी ही भाई, क्योंकि कानून इतना खूबसूरत है और भारत का कानून तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी जाति धर्म के लोग कानून का सम्मान करते हैं कानून का सम्मान करते हैं। इस बात का यह प्रमाण है कि कानून जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सुपीरियर है और बहुत अच्छी है, क्योंकि तभी तो सारे जाति धर्म के लोग उसका क्या करते हैं सर? सम्मान करते हैं। अब देखिए कानून व्यवस्था की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। इसमें कानून बहुत अधिक महत्व दिया गया क्योंकि कानून सर्वोच्चता प्राप्त है। तो मैंने पहले ही बताया कि कानून की जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर है और कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर होने के साथ साथ क्यों ऊपर है? क्योंकि ये जो उसकी खूबसूरती है वो यहाँ की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ का जो समाज है उस समाज पर अगर सभी चीज की व्यवस्था लागू हो रही है तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब देखिए कानून व्यवस्था को कानून शासन सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। कानून शासन देखिए किसकी? शासन सामाजिक की, राजनीतिक समानता की, नागरिक अधिकारों की वह स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, निरंकुशता को रोकता है। तो यानी कि अगर कोई भी बंदा निरंकुश होता जा रहा है, यानी कि जो मर्जी वो कर रहा है, इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो हमारे पास कानून व्यवस्था है, यानी कि हाथी के ऊपर भी एक अंकुश होता है, वैसे ही सर कानून व्यवस्था किसी इंसान के लिए एक अंकुश का ही काम करती है। अगर कहीं पर भी कानून व्यवस्था नहीं होगी तो याद रखिए वह समाज में जो इंसान होंगे वो सामाजिक हो ही नहीं सकते और वो हमेशा कैसे होंगे सर? जो जानवरों के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान है तो इंसानों के लिए ही रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं और कानून व्यवस्था भी इंसानों के लिए ही बनी है। अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो इंसान भी जानवरों के जैसा हो जाएगा। जानवरों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं हो, जहां मर्जी जहां जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। वैसे भारत में भी कानून व्यवस्था केवल इंसानों को पेपर बेहतर, सुदृढ़ और समृद्ध समाज को स्थापित करने या विकसित देश को बनाने के लिए ही कानून व्यवस्था की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अब अगर हम बात करें तो कानून शासन राजनीतिक व्यवस्था सुव्यवस्था बनाए रखता है, नौकरशाही और स्वेच्छाचारी को रोकता है। तो नौकरशाही और स्वेच्छाचारी का मतलब मैं बता दूं कि ऐसी जगह पर जहां पर लोग बंधुआ मजदूर रखते हैं, बच्चों को मजदूर रखते हैं, तो इन सभी को रोकने का जो काम है वो निश्चित रूप से किसका है सर? हमारी कानून व्यवस्था का है। और कानून का शासक राजनैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। कानून शासक संवैधानिक आदर्शों की मूल्य की रक्षा करता है और इनके प्रति सरकार की सहायता भी करता है। बिल्कुल सही बात है। कानून शासन प्रणाली और चुस्त दुरुस्त बनाता है और न्यायपालिका की कार्य क्षमता में क्या करता है सर? वृद्धि करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कानून का काम है, जो कानून करता है। विशेषताएं भी कर सकते हैं इनको आप, और कानून क्या क्या काम करता है इन सभी को भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि कानून व्यवस्था की सीमाएं, अब देखिए हर एक चीज के फायदे हैं, हर एक चीज के नुकसान है, हर एक चीज के लाभ है, तो हमें हर एक चीज के एक दायरा भी बनाना होगा। यानी कि अगर कानून व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं अगर उन पर भी अंकुश भी रखना होगा, अगर उन पर अंकुश नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, वर्तमान बदलते हुए विश्व परिवेश में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून के शासन अर्थ भी बदल गया है। कानून वर्तमान कानून शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी है। जैसे डायसी के ने कानून शासन को सिद्धांत को प्रतिवाद करने के समय इन 3 सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया था। तो अगर हम बात करें तो जब पहले कानून व्यवस्था बनाई गई थी तो बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया था, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी क्या की गई है, तय की गई है। जैसे इसी कारण आज कानून में शासन का डायसी द्वारा बताया गया अर्थ कुछ अप्रासंगिक सा होने लगा। यानी कि डायसी ने जो पहले रूल्स रेगुलेशन बनाए थे वो कहीं ना कहीं अब सही नहीं लगते हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल्स में क्या है, प्रशासनिक न्याय व कानून, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां, सैनिक कानून, मौलिक अधिकार और इंग्लैंड के कानून के शासन के अपवाद। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास सही नहीं है, तो इसलिए कानून की व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि जो कानून के लोग हैं, जो कानून में बैठे लोग हैं, वही कहीं ऐसा ना हो कि वही लोग कहीं ना कहीं कानून को क्या कर दे, अव्यवस्थित कर दे। तो आपको इस ध्यान में रखना, तो कानून आम नागरिकों पर तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ वही कानून उन पर भी लगता है जो कानून का काम करते हैं। यानी कि पुलिस वालों पर भी सेम कानून लगते हैं, पुलिस वालों को भी किसी तरीके की छूट नहीं है। अगर उनके ऊपर ट्रायल हो रहा है या किसी क्रिमिनल क्राइम का कोई भी उनके ऊपर अभियोग लगाया गया है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर भी वही सारे चार्जेस लगेंगे जो आम नागरिकों पर लगते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए भारत में शांति व्यवस्था। तो देखिए आपने कानून समझ लिया, उसकी व्यवस्था को समझ लिया, अब हम समझते हैं सर शांति व्यवस्था क्या होती है। तो किसी भी देश में शांति व्यवस्था उस देश की कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है भारत का जो कानून है वो बहुत सुंदर और खूबसूरत है। अगर सुंदर और खूबसूरत नहीं होता तो इतना जाति धर्म वाले सांप्रदायिक जहां पर हिंसा का हमेशा खतरा बना हो सकता था, ऐसी जगहों पर यह कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी देश में शांति व्यवस्था उस कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। किस पर सर निर्भर करती है, कानून व्यवस्था पर। भारत में कानून व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुरूप संचालित होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न सांस्कृतिक और सभ्यताओं का समावेश है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी अभी बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और इन सभी धर्मों के लोग रहने के बावजूद कानून उसी खूबसूरती के साथ काम कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम बात करें तो राजनीतिक उठापटक के फलस्वरूप यदा कदा कुछ छोटी मोटी घटनाएं अवश्य होती रहती है, परंतु इसे भारतीय शांति व्यवस्था के मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं छोटी न छोटी कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं उंगली उठती रहती है। लेकिन अगर हम गौर से समझें तो इससे एक्चुअल जो कानून है, जो एक्चुअल हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर कभी भी कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे तरीके से चल रही हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कुछ हमारे पास पीवाईक्यू आ चुके हैं, और आपको मैं बता दूं ये पीवाईक्यू क्वेश्चन का आपको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग संविधान की किस सूची, 7वीं सूची की किस सूची का विषय है। तो अगर मैं बता दूं कि 7वीं सूची मैंने आपको बता दिया, और जो 7वीं सूची है, सूचियां 3 तरीके की होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये जो पुलिस विभाग है ये वास्तविकता में राज्य सूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है सर, ऑप्शन सी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी सूची है सर, 7वीं सूची। तो ध्यान से देखिएगा सर, या तो सूची पूछ सकता है या तो आपसे किसमें पूछ सकता है। तो 3 तरीके की सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो पुलिस विभाग है वो किसमें के अंतर्गत आता है सर, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर राज्यों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। तो राज्यों की आपराधिक गतिविधियों की रोकने की जिम्मेदारी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी राज्य है
आपको मैंने बताया कि केंद्र सरकार की भूमिका केवल उनको हेल्प करने की है, उसका काम नहीं है। वास्तविकता में जो इसका सही काम है वो किसका है सर? ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सरकार, यानी कि जो भी अपनी आपराधिक गतिविधियां हो रही उसको रोकने का जो काम है वो वास्तविकता में किसका है सर? राज्य सरकार का है। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपराध प्रक्रिया संहिता धारा 144 का क्या प्रावधान है? तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अभी हाल ही में चुनाव आ रहे हैं तो सब लोग कहते हैं भैया ज्यादा हल्ला ना मचाओ, धारा 44 लग गई है। तो धारा 44 वास्तविकता में जो लगाई गई है वो किसके लिए लगाई गई है? तो मानव जीवन के स्वास्थ्य पर खतरा दूर करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी व्यक्ति की बाधा या क्षति को दूर करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बलवे या दंगे का निवारण के लिए, यानी कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और कहीं पर भी बलवा या दंगा ना हो तो धारा 144 का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो देखिए, अगर हमारे पास कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहा है तो मैंने क्या बताया कि अगर हर एक चीज के अधिकार है, विशेष अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, तो कहीं ना कहीं उनको पुलिस को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो अगर उनको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, और धरना प्रदर्शन हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो मूल अधिकार है, लेकिन बशर्ते वो शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शांति प्रिय तरीके से। अगर वो अशांति प्रिय तरीके से हो रहा है तो निश्चित रूप से वो सही नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो बिल्कुल, तो अगर मैं बात करूं तो सामान्य नागरिकों में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए होगा, और उसे सतर्क रहना चाहिए। किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ना तो निरंकुश हो सकते हैं, ना ही हम सख्त हो सकते हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन अगर कोई शांति प्रिय तरीके से कर रहा है तो निश्चित रूप से वह उसके मूल अधिकारों में आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की नियुक्ति की बात की जाए, तो अधिकारियों की नियुक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जिसे हम लोग आईपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आईपीएस। ठीक है, तो आईपीएसओ की भर्तियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? केंद्र सरकार। जबकि राज्य के सरकार की भर्ती सिर्फ 2 ही 3 भर्तियां कर पाती है। किसकी किसकी? कांस्टेबल की भर्ती कर पाती है, एएसआई की भर्ती कर पाती है, और एसआई की भर्ती कर पाती है। इसके ऊपर के अधिकारियों की जो भर्ती है वो केंद्र सरकार का काम है, यानी कि वो आईपीएस के थ्रू आते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई है तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? भीड़ व यातायात को नियंत्रित करना चाहिए, यह बात भी ठीक है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, यह भी बात ठीक है। जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, यह भी बात ठीक है। चिकित्सक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला काम यही है सर। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर यह भी एक नया कानून आया कि एफआईआर बाद में दर्ज होगी, इलाज पहले होगा। अस्पतालों में भी यह बात कही गई कि एफआईआर बाद में दर्ज करें, पहले किसी भी व्यक्ति को जान या मान को उसको बचाने की कोशिश करें। आगे देखते हैं, सातवां, विधि के विरुद्ध जमाव के सदस्यों को जो 5 या उससे अधिक हो तितर बितर होने का आदेश कौन दे सकता है? तो पुलिस थाने का भर्सक अधिकारी, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा कोई पुलिस उप निरीक्षक। ये सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि भैया ये जो 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हुए हैं और ये हल्ला मचा रहे हैं, तो उनको हटाने का आदेश कौन कर सकता है? सारे लोग दे सकते हैं, और सारे लोगों के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 8वां, सांप्रदायिक दंगों को घटने में कौन सा कारण सहायक नहीं है? तो घटाने की बात कर रहा है, और कारण कौन सा सहायक नहीं है? तो अगर हम बात करें तो वोटर की राजनीति, तो ये सांप्रदायिक दंगों को घटाती नहीं, हमेशा क्या करती है सर? बढ़ाती है। अगर हम बात करें हथियारों की बिक्री, तो आपने देखा हथियारों की बिक्री भी सांप्रदायिक कहीं ना कहीं जो दंगे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यूज होता है। कानून की असमानता और गलत अफवाहें भी सांप्रदायिक दंगों को घटने से नहीं रोक पाती है। तो अगर हम बात करें तो कानून की असमानता जो है वो, यानी कि जो समानता नहीं है, सबके साथ असमानता है, इसका काम क्या है कि ये घटना जो हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसको कम करने पर, रोक लगाने पर या कम करने पर काम करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस
प्रशासन से कार्य करने चाहिए, कैसा भी दबाव न मानकर खुलकर पूरी ईमानदारी से थाने में भय का वातावरण पैदा न किया जा सके। लोगों की समस्याओं को तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालयों में 10 से 12 बजे तक बैठकर सुननी चाहिए व उनका निस्तारण करना चाहिए। उपयुक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठापूर्वक निष्पक्ष रूप से उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, अगर हम जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है सबको सही तरीके से फॉलो करेंगे और सही तरीके से यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आपको ये समझना है क्या कह रहा है। कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि ये वास्तविकता में किसकी जिम्मेदारी है सर? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। आगे देखेंगे पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है, तो मैंने पहले ही बताया राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, उनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से 7वीं सूची है। और कौन सा है सर? 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में रखा गया है। इसमें 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में रखा गया है। ये क्वेश्चन वही बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कानून व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कानून व्यवस्था और शांतिवाद की व्यवस्था के लिए कौन है? पुलिस, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा गार्ड। तो अगर मैं बात करूं तो आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो क्या था सर? ए था। तो अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल और कैलकुलेशन लगाएं तो हम लोग पूरी बात कर रहे हैं सर पुलिस यानी कि कानून व्यवस्था और कानून और शांति व्यवस्था की। तो जाहिर सी बात है कानून है तो पुलिस होगी, तो जिम्मेदारी भी किसकी होगी सर? पुलिस की होगी। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लॉ एंड पीस यानी कि कानून और शांति और व्यवस्था, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको कानून, शांति और व्यवस्था के बारे में बताने की, तो और आपको मैंने PYQ भी करा दिए हैं। तो आपको उम्मीद है कि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अगले चैप्टर को समझने के लिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि अगर आप 60,000 वैकेंसीज का फॉर्म डाले हुए हैं और आप 18 से 20 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए इसी YouTube चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।